हेलो एवरीवन। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं भौगोलिक चिंतन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, पिछली बार जीआईसी लेक्चरर प्री क्वालिफाइड थी और मैं वर्तमान में लेक्चरर के पद पर हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। यहाँ से अक्सर लोग को छोड़ देते हैं, तो भौगोलिक चिंतन से जहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। हमारे साथ आप आइए, रिवीजन करिए, और जिससे आप जो है कि जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप उसे जो है कि कर सकें। तो भौगोलिक चिंतन में हम सबसे पहले बताती हूँ कि ये भूगोल विषय का क्या है। तो देखिए, भूगोल विषय का विकास सर्वाधिक 20वीं शताब्दी में हुआ, और 20वीं शताब्दी को आधुनिक काल भी कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में हमबोल्ट व रीटर को जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रयास से भूगोल विषय की स्थापना हुई थी। इन्हें प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भौगोलिक चिंतन के विषय को ऐतिहासिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में इसके अंतर्गत 200 एडी तक के भौगोलिक चिंतन के अध्ययन को शामिल करते हैं। इस काल में प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा, जैसे नदी घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। 600 एडी से 300 एडी के समय को यूनान का शास्त्रीय काल या क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। यूनानी व रोमन काल को प्राचीन शास्त्रीय काल कहा जाता है। अर्थात यूनानी काल और शास्त्रीय काल, यूनानी और रोमन काल मिलाकर के क्या हुआ? प्राचीन शास्त्रीय काल। यूनानी काल और शास्त्रीय काल, अगर यूनानी और रोमन काल को मिला देंगे तो प्राचीन शास्त्रीय काल। मध्यकाल क्या है? देखिए, मध्यकाल को 4 छोटे छोटे कालों में बांटा गया। नंबर 1 अंधकाल, 300 एडी से 1200 एडी तक का काल को अंधकाल कहा गया, और 8वीं से 13वीं शताब्दी को अरब काल कहा गया। 12 से 50 एडी से 1700 एडी तक को पुनर्जागरण काल, और 1700 एडी से के बाद का क्या हो गया? भौगोलिक खोजों का काल। तो सबसे पहले हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 वारेनियस व कांट का काल, नंबर 2 आधुनिक शास्त्रीय काल, नंबर 3 आधुनिक काल। तो 17वीं सदी को वारेनियस का काल कहते हैं, और 18वीं सदी को कांट का काल कहा जाता है। अब 17वीं 18वीं सदी को आधुनिक शास्त्रीय काल की संक्रमण काल कहा जाता है। 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी को हमबोल्ट व रीटर का काल कहा जाता है। 20वीं सदी को आधुनिक शास्त्रीय काल का दूसरा काल कहा जाता है, जिसमें रेटजल, ब्लांस, कार्लो सावर तथा सैंपल आते हैं। पौराणिक युग में ऋषि पराशर ने पृथ्वी को 7 भागों में बांटा। जम्बू द्वीप, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, दूसरा प्लास्क द्वीप, भूमध्यसागरीय भाग, तीसरा सालमली द्वीप, उत्तर पूर्वी एशिया, कुश द्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया, क्रौंच द्वीप, यूरोप, शौक द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, पुष्कर द्वीप, चीन व मंचूरिया। तो इन्हीं 7 पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया। तो अब हम सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, देखिए, यूनानी भूगोलवेत्ता का क्रम कुछ इस प्रकार है। कौन कौन है यूनानी भूगोलवेत्ता? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद होना चाहिए कि यूनानी भूगोलवेत्ता है कौन। यूनानी भूगोलवेत्ता जैसे होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हिकैटियस, हेरोडोट्स, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु, जियोफ्रेट्स, इरेटास्थनीज, हिप्पार्कस, पॉसिडोनियस, ये सभी क्या हैं? यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। तो यूनानी भूगोलवेत्ता को ही आज हम पढ़ेंगे। फिर हम क्रम से ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले होमर को पढ़ते हैं।
देखिए 1000 BC से 900 BC है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। इनका ये जो काल है, इन्हें साहित्य परंपरा का जनक कहा जाता है। किनको? होमर को। 900 BC में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है इलियड और ओडिसी। इनके दो ग्रंथ है, एक इलियड है, दूसरा ओडिसी। तो क्या है इलियड ओडिसी, सबसे पहले जानिए। जिस प्रकार भारत में रामायण और महाभारत है, ठीक उसी प्रकार ग्रीक में इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य हैं। कौन है होमर? तो ये कौन था होमर, इसके बारे में जानिए। ये बात अभी तक रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं पता कि होमर कौन थे, क्योंकि इनका जन्म स्थान, जन्म का वर्ष, कहाँ रहते थे, किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये अंधे थे। इलियड ओडिसी ये दो की कविताएं हैं और इसे ग्रीस का महाकाव्य कहा जाता है। ये हैं होमर। यूनानी भूगोलवेत्ता हैं होमर। देखिए इलियड ओडिसी ट्रोजन वार के ऊपर लिखी गई है। ट्रोजन वार का अर्थ होता है भगवानों के बीच लड़ाई। इलियड में इस युद्ध के बारे में बताया गया है, जबकि ओडिसी में युद्ध के बाद क्या हुआ है इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं थेल्स। देखिए जो थेल्स हैं, थेल्स इन्हें प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थेल्स कौन है, होमर कौन है, उनके विचार क्या है, उनका ग्रंथ क्या है, यही सब जानना है। ज़्यादा ये डेट नहीं याद करिएगा, क्योंकि ये याद भी नहीं रहता है और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते। बस इनके महाकाव्य कौन है, मेन चीज़ क्या है, वही जानिए। तो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपके सामने लेके आई हूँ, इसे पढ़ते हैं। देखिए इन्हें प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन? किसको? थेल्स को। थेल्स प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और साथ ही आयोनियन विचारधारा का जनक कहा जाता है। ब्रह्मांड तथा खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति की व्याख्या गणितीय आधार पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने ज्यामिति के 6 सूत्र दिए, इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। थेल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष को 365 और माह को 30 दिनों में बांटा था, और साथ ही इन्हें पृथ्वी का सही माप करने का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरने वाली तस्तरी के समान बताया। इन्हें गणित में एनेक्सिमेंडर ने साथ दिया, इसलिए थेल्स और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। यूनान का पहला चिंतक और दार्शनिक भी माना जाता है। थेल्स कहाँ के निवासी थे? तो ये मिलेट्स के निवासी थे। एनेक्सिमेंडर आ गए। देखिए एनेक्सिमेंडर, इन्होंने ही विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। अगर क्वेश्चन आ गया कि विश्व का प्रथम मानचित्र कौन बनाया, तो एनेक्सिमेंडर। इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। संसार के मानचित्र को कांस्य प्लेट पर निर्मित करने वाले पहले व्यक्ति थे। थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों शिष्य गुरु थे, ने जलवायु और वनस्पति का मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। ये हैं थेल्स। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर में नौकायन की थी, और इन्होंने मानचित्र निर्माण में ज्यामिति व गणितीय विधि का प्रयोग किया। शायद इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रथम जीवन सागर जल में हुआ, यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें जीव भूगोल का जनक कहा जाता है। देखो पहले यूरोप, लीबिया, एशिया, ये 3 भागों में बटा था। ऐसे वर्ल्ड को इन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे 3 भाग। इन्होंने विश्व मानचित्र में 3 महाद्वीप को दिखाया था, एक यूरोप, एशिया, लीबिया। लीबिया अर्थात अफ्रीका। नोमोन नामक यंत्र का निर्माण भी एनेक्सिमेंडर द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो नोमोन नामक यंत्र का निर्माण किसने किया? तो एनेक्सिमेंडर द्वारा, जिससे अक्षांश मापा जाता है, और इसी नोमोन यंत्र की मदद से यूनान को दुनिया से परिचय कराया था। ये है नोमोन यंत्र। पाइथागोरस ने त्रिभुज को 3 कोणों तथा 2 समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से प्राप्त कोण का विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें गणित का महान विशेषज्ञ माना जाता है। पहला व्यक्ति है जिन्होंने पृथ्वी को गोल माना
और कहा कि पृथ्वी आग के समान धधकते हुए पिंड की परिक्रमा करती है। इन्होंने ज्वारभाटा की दशाओं को चंद्रमा की विभिन्न कलाओं से संबंधित बताया। इन्होंने यह भी बताया कि जब पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर हो तब लघु ज्वार आता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो तो बृहद ज्वार आता है। इनका मानना था कि चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल से 2.17% अधिक है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन इन्होंने गणितीय विधि से किया था। अब आ गए हिकैटियस। हिकैटियस ये यूनान मिलेट्स के निवासी थे। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, जस पीरियोडिस। इस ग्रंथ में इन्होंने विश्व के प्रदेशों का वर्णन किया है, जिसके कारण इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकैटियस जस पीरियोडिस का अंग्रेजी अनुवाद डिस्कशन ऑफ अर्थ नामक पुस्तक में किया गया है और डिस्कशन ऑफ अर्थ को पेरिप्लस की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ होता है तटीय सर्वेक्षण। जस पीरियोडिस के 2 खंड है। पहले खंड में यूरोप, दूसरे खंड में एशिया लीबिया का वर्णन किया गया है। इनका एक और पुस्तक था जंथालाजा, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक में हिकैटियस ने पृथ्वी को तस्तरी के समान बताया। इस पुस्तक में इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। स्कोशिया यूरोपीय रूस यूराल का पश्चिमी भाग है। हरकेंसियस कैस्पियन सागर, तनास डान नदी। इन्होंने इसी पुस्तक में डेन्यूब नदी को ईस्टर नाम दिया। हेरोडोट्स कौन है? हेरोडोट्स इन्हें इतिहास का जनक तथा ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने मिस्र की सभ्यता का वर्णन किया और कहा कि मिस्र नील नदी की देन है या मिस्र नील नदी का वरदान है। नील नदी के बाढ़ के मैदान और नील नदी के डेल्टाई भाग से प्राप्त उपजाऊ मृदा के बारे में बताया कि नदी द्वारा लाई गई मृदा क्षेत्रीय नहीं है। नील नदी, ब्लू नील तथा व्हाइट नील खार्तूम में 2 नदियां से मिलकर बनती हैं। पहला व्यक्ति है जिन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया और नील नदी के डेल्टा को त्रिभुजाकार और चापाकार बताया। पहला व्यक्ति जिन्होंने मानचित्र पर 0 अंश देशांतर दिखाने का प्रयास किया। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में तथा भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एनेक्सिमेंडर द्वारा बताए गए विश्व के मानचित्र को बिना संशोधन के स्वीकार किया, जिसमें इन्होंने विश्व को 3 भागों में बांटा, एशिया, यूरोप, लीबिया। हिप्पोक्रेटस ये जलवायु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जलवायु का क्या है और कितना प्रभाव पड़ता है। इसकी व्याख्या इन्होंने की। हिप्पोक्रेटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के झुकाव को पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली जलवायु के कारण से सिद्ध किया। हिप्पोक्रेटस से ही प्रेरित होकर हम्बोल्ट ने जलवायु विज्ञान की नींव रखी और इसलिए हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्लेटो, इन्होंने पृथ्वी को चपटी नहीं मानी बल्कि गोलाकार अंडाकार बताया। भौगोलिक तत्वों का मानव क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे और इसी वर्णन से मानव भूगोल की नींव पड़ती है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक जा बोंदे था और प्लेटो निगमनात्मक विधि के समर्थक थे। इनका मानना था कि किसी भी चीज़ को बताने से पहले नियम बताएं, उसके बाद उदाहरण, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। जबकि अरस्तु अज्ञानात्मक विधि के समर्थक माने जाते हैं, पहले उदाहरण फिर नियम, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो कौन गुरु हो कौन शिष्य। देखो सुकरात गुरु हैं, उनकी शिष्य कौन है? प्लेटो। फिर इसके बाद प्लेटो के जो है कौन है? अरस्तु। ये शिष्य हैं अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। तो ये लोग देखो, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के जो है कि कौन शिष्य हैं? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। अरस्तु कौन है? ये नियतवादी थे। इन्हें मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेट्रोलॉजिका था।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यहाँ से, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। इनकी एक अन्य पुस्तक पॉलिटिक्स था, जिसमें इन्होंने मानव के कार्यों को भौगोलिक कारकों के साथ संबंध स्थापित किया। ये अज्ञानात्मक विधि के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा पर पड़ने वाली छाया गोलाकार होती है और पृथ्वी को गोल बताया। इन्होंने 40 अलग अलग ग्रंथों की रचना की। अरस्तु ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए सूर्य चांद को नहीं बल्कि हवा को जिम्मेदार बताया। इन्होंने विश्व को 3 जलवायु कटबंध में बांटा। भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे और उपरोक्त तीनों के लिए इन्होंने क्लाइमेट शब्द दिया था। इन्हें फादर ऑफ टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, अर्थात सौदेशवादी। जियोफ्रेट्स कौन थे? वनस्पति भूगोल व जैव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स ग्रहों का इतिहास है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि वनस्पति का जैवमंडल मानव पर क्या है, कैसे और कितना प्रभाव पड़ता है। ये अरस्तु के शिष्य थे जियोफ्रेट्स। इरेटास्थनीज इन्हें भी भूगोल का जनक कहा जाता है। 276 से 194 BC इनका समय था। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द दिया। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जियोग्राफिका में पृथ्वी को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को जियोड भू आप बताया। ग्रंथ जियोग्राफिया में इन्होंने पृथ्वी की व्याख्या क्रमबद्ध तरीके से किया। पृथ्वी की गणना करने वाले पहले यूनानी व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें भूमापन का पिता कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना करके बताया कि पृथ्वी की परिधि 2500 मील है। इन्होंने सबसे पहले विषुवत रेखा की लंबाई का मापन किया और इनकी मापन में मात्र 14% की गलती थी। सूरज चंद्रमा के बीच की दूरी का मापन सबसे पहले इन्हीं ने किया। और देखो, इन्होंने वास्य योग्य स्थान यानी रहने योग्य स्थान के लिए आक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें अधिवास भूगोल का जनक कहा जाता है। अधिवास भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को और अधिवास भूगोल का पिता रीटर को कहा जाता है। हिप्पारकस कौन थे? हिप्पारकस इन्होंने वृत्त को 360 अंश में बांटने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था TRE 3rd में 2 में भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इन्होंने वृत्त को 360 में बांटने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका सर्वाधिक योगदान खगोल विज्ञान में रहा है। इन्होंने ग्लोब को 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशनल में बताया। 2 डायमेंशन लंबाई गुणे चौड़ाई और 3 डायमेंशन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। इन्होंने एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जिससे अक्षांश और देशांतर का मापन हो। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र की मदद से इन्होंने ध्रुव तारा को कोण का मापन किया और 850 तारों का सूचीबद्ध किया। इस यंत्र का प्रयोग टालमी ने अपने अध्ययन में किया। एक पहला व्यक्ति जिन्होंने मानचित्र प्रक्षेप का आविष्कार किया। इन्होंने स्टीरियोग्राफ तथा ऑर्थोग्राफ प्रक्षेप के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। पहला व्यक्ति जिन्होंने विषुव की खोज की 11 मार्च 23 सितंबर का। जैसे कि पहले व्यक्ति थे कौन? इरेटास्थनीज। विषुव की खोज की 11 मार्च और 23 सितंबर के बारे में बताया विषुव को। पासिडोनियस कौन है? देख, ये जो है कौन है? पहला व्यक्ति जिन्होंने विषुव की खोज की हिप्पारकस हैं, क्योंकि हम लोग हिप्पारकस पढ़ रहे थे ना, तो इसे ध्यान में रखिए। विषुव की खोज कौन किया था? तो हिप्पारकस ने। पासिडोनियस कौन है? देखो, पासिडोनियस ने बताया कि इनका योगदान भूमापन में रहा। भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ द ओशन है। इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप ये जो है कि याद रखिए, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप बार बार रिवीजन करिए, याद